हाय दोस्तों, मैं सतीश सोलर कोचिंग कैंपस की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं एक बार फिर से। आज हमारा चैप्टर शुरू होने वाला है चौथा, जिसका नाम है तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। दरअसल चौथा चैप्टर आपका कार्बन और उसके यौगिक है, लेकिन हम उस चैप्टर को इस चैप्टर के बाद पढ़ेंगे, क्योंकि जो कार्बन और उसके यौगिक हैं उसके विषय में आपको अध्ययन करने के लिए इस चैप्टर को सीखना बेहद जरूरी है। तो इसीलिए हम पहले तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण पढ़ेंगे, फिर इसके बाद कार्बन और उसके यौगिक वाला चैप्टर को पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं बिना रुके बिना देरी किए हुए। तो आइए ध्यान देते हैं। चैप्टर का नाम है तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। तो पहले मैं आपको वर्गीकरण का अर्थ समझा देता हूँ कि वर्गीकरण होता क्या है। क्लासिफिकेशन कहते हैं इसे, ठीक है, क्लासिफिकेशन। एक बात बताइएगा, जो घर पर आप काम में चीज़ों को प्रयोग करते हैं, चाहे कोई भी काम हो, चाहे घर बन रहा हो, चाहे कोई भी खाना ही बनाना हो, कुछ भी कर रहे हैं, तो आपने ध्यान दिया होगा उस समय जो चीज़ें आपको लगने वाली होती है उसको आप इकट्ठा कर कर एक जगह रख देते हैं, और जो चीज़ें नहीं काम की होती हैं उन्हें अलग कर देते हैं। मतलब मेरे कहने का ये है, जैसा काम वैसी वस्तुओं का आप संकलन करते हैं या वर्गीकरण करते हैं या बांटते हैं। ऐसा तो नहीं है कि सबको उसी तरह रख दें, पता चला कि नमक तेल और मिर्च एक ही जगह रख दिए, सबके पैकेट इधर से उधर कर कर ढूंढ रहे हैं, मिलना तो कुछ नहीं है। तो इसी तरह जब तत्वों को ढूंढा गया था तो तत्व भी क्रम से नहीं ढूंढे गए थे। आज जिस तरह हम पढ़ते हैं हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, डॉट डॉट डॉट, तो ये पहले इस तरह क्रम में नहीं थे। किसी की खोज पहले हुई, किसी की बाद में हुई। तो इससे खोजों के अंतर के कारण, मतलब अनियमितता के कारण हुआ क्या कि इनको याद करना काफी मुश्किल था। भाई अब सबके विषय में अलग अलग पढ़ना तो काफी मुश्किल होगा। तो इसीलिए हमने क्या किया, मतलब वैज्ञानिकों ने क्या किया कि तत्वों को उनके गुणों के आधार पर बांटना शुरू किया। तो पहले बांटने का आधार अलग अलग था। जैसे वर्जीलियस ने किसके आधार पर बांटा, धातु और अधातु के आधार पर। लेकिन उसके आधार पर जब उन्होंने बांटा तो कुछ ऐसे तत्व प्राप्त हो गए जिनमें धातु के गुण भी थे और अधातु के भी। जैसे ग्रेफाइट और आयोडीन को देख लीजिए। आयोडीन चमकदार होती है, ग्रेफाइट विद्युत की सुचालक होती है, जबकि दोनों क्या है, अधातुएं हैं। और गुण कैसा दर्शा रहे हैं, धातुओं जैसा। पारे का देख लीजिए, धातुएं ठोस होती हैं, पारा द्रव होता है। तो वर्जीलियस का ये वर्गीकरण क्या हो गया, बेकार चला गया। तो तत्वों को उनके गुणों के आधार पर बांटना ही क्या कहलाता है, तत्वों का वर्गीकरण। और आवर्ती वर्गीकरण क्या होता है, ये अभी हम आगे पढ़ेंगे, अभी नहीं। बस ये जानिए तत्वों का वर्गीकरण क्या है। तो तत्वों को गुणों के आधार पर बांटना ही क्या कहलाता है, तत्वों का वर्गीकरण। अब ध्यान देते हैं, क्या जो कोशिशें की गई तत्वों के वर्गीकरण में, क्या सारी सफल हो गई। अभी तो मैंने आपको वर्जीलियस का बताया कि उन्होंने धातु और अधातु के आधार पर बांटा था, लेकिन तो कोई फायदा नहीं हुआ। इसी तरह आपके कुछ और वैज्ञानिक थे, जैसे डोबर राइनर। डोबर राइनर इन्होंने क्या किया था, तीन तीन तत्वों को लिया था और कहा था कि अगर पहले और तीसरे तत्व के परमाणु भारों के योग का मध्यांतर, मतलब आधा कर निकाला जाए तो बीच वाले तत्वों के परमाणु भार प्राप्त हो जाते हैं। सपोज मान लीजिए आपको तीन तत्व दिए गए, ए, बी, सी। अगर मान लीजिए ए का जो एटॉमिक वेट था वो आपका 20 था और सी का मान लीजिएगा 30 था, तो इनका कहना था, डोबर राइनर का, कि अगर हम पहले तत्व के और दूसरे तत्व के परमाणु भार को जोड़कर उसका क्या कर दें, आधा कर दें, तो बीच वाले तत्व का परमाणु भार प्राप्त हो जाएगा। मतलब बी का कितना होगा, 25। इनके अनुसार तीन तीन तत्वों के, 1, 2, 3, इनके अनुसार, डोबर राइनर के अनुसार तीन तीन तत्वों के ऐसे समूह को प्रस्तुत किया गया जिससे बीच वाले तत्व के परमाणु भार को ज्ञात किया जा सकता था। लेकिन ये नियम कुछ ही तत्वों तक सीमित रह गया, तो इसीलिए वर्तमान में ये नियम मान्य नहीं है। यहां तक बात समझ में आई। कौन से वैज्ञानिक थे, डोबर राइनर। और इनके द्वारा जो नियम दिया गया था उसे क्या कहा गया था, त्रिक नियम। ठीक है ना, ये याद रखिएगा, ये पॉलिटेक्निक में पूछा जाता है और भी अन्य एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जाता है कि त्रिक नियम किसने दिया था।
तो डोबर राइनर ने दिया था। इसे डोबर नियर भी कहीं कहीं लिखा मिल जाएगा, इस समय क्या लिखा है, डोबर राइनर। अब देखते हैं किसी और वैज्ञानिक के नियम को जो वर्तमान में मान्य नहीं है। तो इसमें नाम आता है न्यूलैंड जी का। न्यूलैंड साहब का कहना था कि अगर हम तत्वों को व्यवस्थित करें उनके परमाणु भार के क्रम में, तो एक समय ऐसा आएगा कि समान गुण वाले तत्वों की पुनरावृत्ति होगी। और वो पुनरावृत्ति किसके तरह होगी, संगीत के स्वर के रूप में। मतलब उनका ये कहना था जैसे संगीत का स्वर होता है सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी, और फिर से जब हम इसको दोहराते हैं सा से, गाने में जब फिर से दोहराया जाता है ना संगीत का स्वर, तो वैसे ही उन्होंने कहा था कि अगर हम तत्वों को रखें 1 2 3 4 5 6 7 कर, तो जो 8वां तत्व होगा उसके गुण किससे मिलेंगे, पहले वाले तत्व के समान होंगे। तो मैंने शुरुआत में ही आपको बताया था कि तत्वों की खोज तो क्रम से हुई नहीं थी, तो इसीलिए न्यूलैंड का नियम भी क्या हो गया, अमान्य हो गया। क्यों अमान्य हुआ, क्योंकि इस नियम के अनुसार रखने पर तत्वों का क्रम से होना आवश्यक था। किसी तत्व की पहले खोज हुई, किसी की बाद में हुई। जिन तत्वों की खोज नहीं हुई उसको रखना कठिन हो गया। तो इसीलिए न्यूलैंड का अष्टक नियम भी कुछ ही तत्वों तक सीमित रह गया। इसीलिए इसे वर्तमान में क्या कर दिया गया, अमान्य कर दिया गया। अब न्यूलैंड का नियम क्या था, तो न्यूलैंड का नियम था अष्टक नियम। इनके नियम को क्या कहा गया, अष्टक नियम। तो अगर आपसे कोई पूछे त्रिक नियम किसने दिया, तो डोबर राइनर ने, और कहे अष्टक नियम किसने दिया, तो किसे बताएंगे आप, न्यूलैंड ने। अब देखते हैं आगे मेंडलीफ का आवर्त नियम। तो अब देखते हैं मेंडलीफ का नियम, ठीक है ना। तो मेंडलीफ साहब ने क्या किया था कि तत्वों को व्यवस्थित करने से पहले नियम दिया, और वो नियम क्या था, तो इनके नियम को कहा गया मेंडलीफ का आवर्त नियम। इन्होंने कौन सा नियम दिया था भाई, आवर्त नियम। आवर्त नियम किसका, मेंडलीफ का। और वो नियम क्या था, तो इन्होंने कहा था तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण, तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं, आवर्ती फलन होते हैं। ये किसका नियम था भाई, मेंडलीफ जी का। और मेंडलीफ के इस नियम को क्या कहा गया था, आवर्त नियम। अब इस नियम को समझिएगा, क्या कहा गया इसमें, तत्वों के जो भौतिक और रासायनिक गुण होंगे वो उनके परमाणु भार के आवर्ती फलन होंगे। आवर्ती फलन का तात्पर्य ये होता है कि अगर तत्वों को हम बढ़ते क्रम में रखें ना परमाणु भार के, तो एक निश्चित समय के बाद समान गुण वाले तत्वों की पुनरावृत्ति हो जाती है। तो मेंडलीफ ने अपने आवर्त नियम के आधार पर तत्वों को व्यवस्थित किया। उस समय, किस समय, मेंडलीफ के समय में, मेंडलीफ के समय में लगभग 63 तत्व ज्ञात थे, और मेंडलीफ ने इन्हीं 63 तत्वों को लेकर और इसी आवर्त नियम की सहायता से एक सारणी बनाई, जिसे मेंडलीफ की मूल आवर्त सारणी कहते हैं। मूल आवर्त सारणी का मतलब उसमें संशोधन भी कई बार हुए थे, तो सबसे प्रारंभ में जो बनाई गई थी आवर्त सारणी, उसी को कहा जाता है मेंडलीफ की मूल आवर्त सारणी। उस सारणी के विषय में आपको पढ़ना नहीं है, लेकिन उससे रिलेटिव कुछ बातों को जानना बेहद जरूरी है। तो चलिए आइए देखते हैं कि आखिर क्या थी मेंडलीफ की मूल आवर्त सारणी। अब देखते हैं मेंडलीफ की मूल आवर्त सारणी। अब ये क्या होती है, अब इसे देख लेते हैं। तो इसके विषय में जान लीजिएगा, मेंडलीफ की जो मूल आवर्त सारणी थी उसमें 7 ऊर्ध्वाधर पंक्तियां थी,
जिसे क्या कहा गया, वर्ग कहा गया। वर्ग या तो समूह भी कह सकते हैं, ठीक है। और दूसरी जो बात थी वो क्या थी, इसमें 12 क्षैतिज पंक्तियां। क्षैतिज, क्षैतिज का मतलब समझ गए होंगे पट पट, और ऊर्ध्वाधर का मतलब खड़े खड़े। क्षैतिज पंक्तियां थी। और क्षैतिज पंक्तियों को क्या कहा गया, आवर्त। आवर्त कहा गया था। दिमाग में रखिएगा इन बातों को। अब ध्यान दीजिएगा, मेंडलीव के समय में अक्रिय गैस तत्वों की खोज नहीं हुई थी, ठीक है ना। निष्क्रिय गैस तत्वों की खोज नहीं हुई थी। निष्क्रिय गैस तत्व कहते किसे हैं, जो किसी से क्रिया न करें, ठीक है। मेंडलीव के समय में जो तत्व ज्ञात थे 63, वो क्रम से नहीं थे। उनके गुण एक क्रम के अनुसार नहीं बदल रहे थे। तो जहां मेंडलीव को उचित लगा उन्होंने वहां पर रिक्त स्थान छोड़ दिया। और उन रिक्त स्थानों की वजह क्या थी कि वहां पर नए तत्व जब ढूंढे जाएंगे तो उन्हें रखा जाएगा या व्यवस्थित किया जाएगा। तो मेंडलीव ने तत्वों को क्या किया था, एक क्रम में व्यवस्थित किया। जहां पर ज्यादा अंतर नजर आया वहीं पर उन्होंने खाली स्थान छोड़ दिया था। तो मेंडलीव की जो आवर्त सारणी थी उसमें रिक्त स्थान भी थे, ठीक है ना। तो नए तत्वों के लिए स्थान उपलब्ध थे। स्थान छोड़े गए थे। और अभी मैंने बताया कि उस समय निष्क्रिय गैसों की खोज नहीं हुई थी। अक्रिय गैस को स्थान नहीं था। अब जान लीजिएगा कुछ और बातें। मेंडलीव ने क्या किया था, जो 7 ऊर्ध्वाधर पंक्तियां थी इनको, जिनको मैंने कहा समूह या वर्ग, यहां लिखा है ना मैंने समूह या वर्ग, इनको ए और बी उपवर्ग में बांट दिया था, ठीक है ना। तो वर्ग को उन्होंने क्या किया था, ए और बी उपवर्ग में बांटा था। वर्ग को ए और बी उपवर्ग में बांटा गया था। अब देखते हैं अगली पॉइंट। तो मेंडलीव ने परमाणु भार के संशोधन में भी कुछ नियम दिए थे। तो सीधे सीधे ये पता चलता है कि मेंडलीव की आवर्त सारणी के द्वारा हम परमाणु भार का भी संशोधन कर सकते थे। तो इससे क्या हुआ था, इसके द्वारा तत्वों के सही परमाणु भार को ज्ञात किया जा सकता था। ज्ञात किया जा सकता था। तो ये हो गई मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी, ठीक है। तो अब हम पढ़ते हैं मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी के लाभ को। मैं पहले आपको याद दिला दूं, मेंडलीव ने कहा था जो समान गुण वाले तत्वों की पुनरावृत्ति होगी वो कब होगी, जब हम तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते क्रम में रखेंगे, ठीक है। अर्थात उनका ये कहना था कि जो तत्वों के मूल लक्षण होते हैं वो क्या होते हैं, उनके परमाणु भार होते हैं। तो चलिए अब देखते हैं मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी के लाभ। तो पहला लाभ ये जान लीजिए कि क्या होगा, कि तत्वों का अध्ययन सरल हो गया। भाई जो तत्व 63 थे जिनको हमको अलग अलग पढ़ना पड़ता, उन्होंने क्या किया, व्यवस्थित कर कर रख दिया, जिससे उनको उनके अध्ययन में क्या हो गई, सहायता या सुगमता हो गई, ठीक है ना। तो तत्वों के अध्ययन में सरलता हो गई। तो दूसरा देख लेते हैं। दूसरा हमारा था नए तत्वों की खोज में सहायक। नए तत्वों की खोज
में सहायक। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया था, मेंडलीफ ने अपने आवर्त सारणी में कुछ स्थान खाली छोड़ दिए थे जहां पर परमाणु भार, दो तत्वों के परमाणु भार में बहुत अंतर था। तो जो खाली स्थान छोड़ा था वहां के तत्व के विषय में, उसके गुणों के विषय में पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी कि यहाँ पर इस गुण वाला तत्व आएगा। तो जब गुणों का पता चल गया, फिर बाद में नए तत्व ढूंढे गए, तो वो तत्व उसी खाली स्थान में रखे गए। तो मेंडलीफ की आवर्त सारणी से ही नए तत्वों की खोज क्या हो गई, आसान हो गई, क्योंकि गुणों के विषय में उन्होंने पहले ही बता दिया था। अब तीसरा जान लेते हैं लाभ हमें क्या हुआ। तत्वों के परमाणु भार, तत्वों के परमाणु भार के संशोधन में सहायक, संशोधन में सहायक। मतलब ये कि कुछ तत्वों के परमाणु भार जो थे वो आपके क्या थे, पहले गलत ज्ञात थे, लेकिन जब मेंडलीफ ने उनमें संशोधन किया तो वो किसकी सहायता से किया, कुछ अपने आवर्त नियम की सहायता से किया। ठीक है, वो नियम क्या था जान लीजिएगा। किसी भी तत्व का जो परमाणु भार होता है वो उसके तुल्यांकी भार और संयोजकता का गुणनफल होता है। ठीक है ना, संयोजकता और तुल्यांकी भार का क्या होता है, गुणनफल होता है। तो इसी आधार पर उन्होंने क्या किया था, तत्वों के परमाणु भार में संशोधन किया था। अब जान लेते हैं चौथी बात, जिस प्रकार तत्वों के अध्ययन में सरलता हो गई, उसी तरह उन तत्वों के यौगिक के अध्ययन में भी क्या हो गई, सरलता हो गई। तो यहां पर अगली पॉइंट हमारी बन जाती है तत्वों के यौगिकों के अध्ययन में सहायक। में सहायक। तो ये हो गए क्या, मेंडलीफ की आवर्त सारणी के लाभ। तो अब देखते हैं मेंडलीफ की आवर्त सारणी के दोष। भाई जहां लाभ है वहां कुछ तो दोष तो होगा ही। तो देखिए पहला दोष क्या था इसका, पहला दोष तो यही था कि इन्होंने हाइड्रोजन को निश्चित स्थान नहीं दिया था। तो हाइड्रोजन का निश्चित स्थान न होना, निश्चित स्थान न होना, इन्होंने क्या किया था, हाइड्रोजन को दो स्थानों पर रख दिया था। एक तो पहले वर्ग में रखा था और एक सातवें वर्ग में रख दिया था। तो इसीलिए क्या हुआ कि हाइड्रोजन का स्थान निश्चित नहीं था। आवर्त सारणी में एक हाइड्रोजन ही ऐसा तत्व था जिसका स्थान निश्चित नहीं था, दोनों जगहों पर रखा गया था। और दूसरी बात क्या थी, मेंडलीफ का आवर्त नियम क्या था, तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते क्रम में रखना। लेकिन मेंडलीफ ने कुछ स्थानों पर क्या किया था कि अधिक परमाणु भार वाले तत्व को पहले और कम परमाणु भार वाले तत्व को बाद में रख दिया था। ठीक है ना, तो ये हो गया आवर्त नियम के विपरीत। तो इसीलिए ये इनके नियम का क्या हो गया, दोष हो गया। तो तत्वों का परमाणु भार के बढ़ते क्रम में न होना, तत्वों का परमाणु भार के बढ़ते क्रम में न होना, बढ़ते क्रम में न होना मतलब क्या था, परमाणु भार अधिक वाला पहले और कम वाला बाद में। और ये कहां पर देखा गया, तो पोटेशियम का होता है 39.1 और आर्गन का होता है आपका 39.9। और उन्होंने क्या किया था, आर्गन को पोटेशियम से पहले रख दिया था, जो उनके नियम का क्या था, दोष था। अब जान लेते हैं अगली बात, तीसरी, मेंडलीफ ने क्या किया था, कम सक्रिय और अधिक सक्रिय, ठीक है ना, कम सक्रिय और अधिक सक्रिय, अधिक सक्रिय तत्वों को एक ही वर्ग में रख दिया था, तत्वों को एक ही वर्ग में रख दिया था।
आई बात समझ में? मतलब जो तत्व थे उनको उन्होंने एक ही वर्ग में रख दिया, चाहे वो अधिक सक्रिय हो चाहे कम सक्रिय। तो ये थे मेंडलीव के आवर्त सारणी के दोष, जिसे बाद में मोजले ने आधुनिक आवर्त नियम देकर दूर किया था। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है सारी बातें आपको समझ में आई हो।